चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इसका स्टार्टिंग कब हुआ, जब उसका क्लासिफिकेशन हुआ? तो दार्शनिक अरस्तु ने 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के अनुसार ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा उन्होंने कहा। 5 तत्व में कौन कौन सा है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश। ठीक है। बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने 1627 से 1691 के बीच में, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, इन्होंने पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किए। ठीक है, और इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा जो उल्लेखित 5 तत्व जो उन्होंने बोला था उसको श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो सिंपल बात है कि ये सब चीजें तत्वों के कैटेगरी में हम नहीं रख सकते थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लेवोजियर के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जो और सरल पदार्थ में नहीं विघटित किया जा सकता। ठीक है, तो जो फाइनल विघटन है वो तत्व के रूप में होगा, उसके बाद उसका विघटन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जल क्या है? तत्व नहीं है, वो क्या है? यौगिक है। लेवोजियर ने रासायनिक तत्वों के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई उसमें 33 तत्व थे। तो ये आपको याद रखना है कि 33 तत्वों की सूची किसने बनाई थी? तो 33 तत्वों की सूची लेवोजियर ने बनाई थी। वर्तमान में 118 तत्व जो है ज्ञात हैं। इतने सारे तत्वों और उनके गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत कठिन काम है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए ताकि तत्वों का जो अध्ययन है वो आसानी से किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, हम अपने घर में विभिन्न वस्तुओं को उनके क्वालिटी के हिसाब से और उपयोगिता के हिसाब से क्लासिफाई करके अलग अलग जगह में रखते हैं। जैसे पहनने वाले कपड़े अलग रखते हैं, बिछाने वाले अलग और ओढ़ने वाले अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं हर चीज का। तो ऐसा ही हम क्लासिफाई करते हैं तत्वों का। ठीक है, उनके परमाणु संख्या के आधार पर या परमाणु भार के। तो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से करना है। ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो अपन देखते हैं डॉबर्नियर का त्रिक नियम। ठीक है, तो उसके पहले एक पॉइंट देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पहले ही कर दिया गया था प्रारंभ। ठीक है, 1808 से पहले कर दिया गया था और उनके परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों में संबंध होता है। तो स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो परमाणु भार से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो वर्तमान जो अभी पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु क्रमांक वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो शुरुआती दौर पर जो रिलेशन बनाया गया वो परमाणु भार से रिलेट किया गया था। ठीक है, डॉबेराइनर का त्रिक नियम जो है, जर्मन वैज्ञानिक डॉबेराइनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व जैसे कि पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक लिखा, तब उन्होंने देखा कि बीच वाले जो तत्व है उसका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिथियम और पोटेशियम का योग करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो सोडियम का परमाणु भार लगभग मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु भार है वो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत के निकट है। इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्म के मध्य में आते हैं। ठीक है, तो उसका क्वालिटी भी संयोगवश दोनों के गुणधर्म के बीचों बीच का है। डॉबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच एक संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया कि समान गुणों वाले 3 तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार और गुणधर्म शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत और गुणधर्म के बराबर मध्य में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्लासिफाई किया। डॉबेराइनर उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों में से केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे, मतलब 9 तत्वों को इन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं इनका जो थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, JW डॉबेराइनर 1780 से 1849 तक के इनका जो जीवन काल है वो है। इनका जो पूरा नाम है वो है जोहान वुल्फगांग डॉबेराइनर। ठीक है, इन्होंने जर्मनी के म्यूशनबर्ग जो है में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था और 3 त्रिकों की खोज की, जिसके आगे चलकर तत्वों का आवर्ती सारणी का विकास हुआ। सबसे पहला जो
ट्राई किया था तो डॉबराइनर ने किया था क्लासिफिकेशन का तत्वों का। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। अब ये नियम है, ये कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, तो ये लिस्ट में दिया हुआ है, इसका नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है डॉबराइनर के बाद, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब इन्होंने क्या किया, 7 सुरों में ढाल दिया तत्वों का क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो 7 सुर भारतीय संगीत में 7 सुर होते, सारे ग म प ध नि, उसी प्रकार पाश्चात्य संगीत के 7 सुरों में उन्होंने ढाल दिया था। डॉबराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और तत्वों के गुण धर्म और उनके परमाणु भार से संबंधित होते हैं, ऐसा करके सभी ने ध्यान दिया। इसी क्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, जब इनका जो डेट है 1837 से 1898 के बीच, इन्होंने अष्टक का नियम दिया, जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से उनके गुण की पुनरावृत्ति होती है। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 8 तक के मान लो यहाँ पर क्लासिफाई किया जाए, तो जो 8वां या 9वां होगा वो फिर से 1 के गुण के बराबर होगा। मतलब जैसा 1 का गुण होगा वैसा 9वें का होगा। फिर 10 का गुण का क्वालिटी 2 से मैच करेगा, फिर 11 का 3 से, इस प्रकार से 8 का जोड़ी बनाया इन्होंने, ठीक है। तो वही सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया और उन्होंने इसकी तुलना संगीत के सुरों से की, जो 7 सुर होते हैं, इसीलिए इनको अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बन सकता है कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया, ठीक है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम तक के समाप्त किया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्लासिफाई किया। देखो सा, रे, ग, ऐसे करके 7, 8 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसी के अनुसार ही लग रहा है, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुण धर्म समान थे, ठीक है। फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह लिथियम और सोडियम में भी समानता है, ठीक है। 7 यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 से लेकर के 7 तक ऐसे हैं। फिर 8वें नंबर में फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन का जो गुण है वो समान रहता था। सेम वैसे ही बता रहा है कि लिथियम और सोडियम का गुण भी समान रहता था, ठीक है। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ये भी कुछ मायनों तक ही सीमित था। कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं है उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया है, जैसे आयरन के रासायनिक गुण ऑक्सीजन से बिल्कुल और सल्फर से नहीं मिलते, ठीक है। तो ये एक साथ रख दिया, तो ये इसकी कमी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे लोथरमेयर। तो ये आप लोथरमेयर का परमाणु आयतन वक्र ये देखेंगे हम। जर्मन वैज्ञानिक लोथरमेयर ने 1830 से 1895 में तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो एक साइड उन्होंने परमाणु भार को लिया और एक साइड ग्राफ के परमाणु के आयतन को लिया और उसके बीच उन्होंने ग्राफ बना दिया और उन्होंने देखा कि वक्र में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर तथा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है चढ़ाव के बीच में स्थित है। मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जो तत्व है वक्र के घटाव वाले भागों में तथा बेरिलियम, बोरान, कार्बन जो है ये जो है वक्र के निम्नतम बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने नोट किया। यहाँ पर देखते हैं हीलियम, पोटेशियम और रुबिडियम ये सब क्या है, टॉप पर है। और क्या बताया उन्होंने, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये बीच में है। क्रिप्टॉन या ब्रोमीन ये सब जो बीच में, और जो निम्नतम में क्या क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीज, कोबाल्ट ये सब जो है नीचे है। तो इनका एक प्रकार से इन्होंने इसी प्रकार से क्लासिफाई किया। इसके आधार पर उन्होंने देखा कि समान गुणों वाले तत्व वक्र के समान स्थानों पर स्थित हैं। ऊपर शीर्ष में जो है उनके सभी के गुण एक समान है, मध्य में इस ग्राफ में जो है उनके गुण एक समान है। मतलब इस प्रकार से जैसे ये लाइन वाले तत्व एक समान है, मध्य वाले एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं और नीचे वाले एक समान। तो इस प्रकार से इन्होंने नोट किया, ठीक है। अर्थात तत्वों के जो परमाणु आयतन है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, एक निश्चित संख्या के बाद फिर से रिपीट होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं आवर्ती फलन, बार बार रिपीट होना। जब लोथरमेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, उसी दौरान क्या वो मेंडलीव के द्वारा परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक है।
तो अब ये जो है ग्राफ का उपयोग कौन किया? मेडलीव किया, और उन्होंने भार के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। ठीक है। लोथरमेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो आवर्ती शब्द का पहला किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो लोथरमेयर ने किया था। ठीक है, याद रखना है। और इसका उपयोग करके एक दिशा दिया और उसको मेडलीव ने अपना आधार बनाया और अपने आवर्त सारणी को क्लासिफाई किया। किसने? मेडलीव ने। ठीक है। तो अब देखेंगे मेडलीव का क्लासिफिकेशन। तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य जो श्रेय है रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेडलीव को जाता है। तत्वों का आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है। जब मेडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब केवल 63 तत्व ज्ञात थे, 63। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच के संबंध का अध्ययन किया। उन्होंने भार और उसके रासायनिक गुणधर्म के बीच का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों को चुना। अब इसने क्या किया? ऑक्साइड और हाइड्राइड जैसे यौगिकों को, हर तत्व के यौगिकों को चुना, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय है। कौन कौन? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इनसे सभी तत्वों का रिएक्शन होता है, तो इसके कारण इन्हीं दोनों तत्वों के यौगिकों को चुना। ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ? उन्होंने 63 कार्ड लिए, 63 कार्ड ले लिए, ताश की गड्डी की तरह कार्ड ले लिया और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों की क्वालिटी को लिख दिया, गुणधर्म को। समान गुणधर्म वाले तत्वों को जब उन्होंने एक साथ रखा तो तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो गए थे। तो इस प्रकार से उनको पता चला कि इनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इनके गुण भी समान मिलते हैं। ठीक है। तो ऐसे उन्होंने क्लासिफाई किया। एक कार्ड ले लिए, कार्ड को ऐसे जमाते गए, सभी कार्ड को क्लासिफाई करते गए और देखते गए कि एक निश्चित क्रम में ये जम रहे हैं, तो उन्होंने वैसा ही उसको जमा दिया भार के क्रम में। ठीक है। उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया। अब उन्होंने सारणी बना दिया और जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व दूसरे के नीचे आते थे। ठीक है। एक के नीचे एक के नीचे एक करके क्रमवार उन्होंने जमा दिया। यह भी देखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। इस आधार पर मेडलीव ने आवर्त नियम बनाया और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है। मेडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग, यानी कि जो खड़ी स्तंभ है उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ऐसे ऐसे स्तंभ है उसको, और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे, अगर इनका सारणी ऐसा था, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके नीचे लिथियम है, फिर सोडियम है, ऐसा करके क्लासिफिकेशन हुआ है। पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने जो वर्तमान आधुनिक है उसी प्रकार से थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दिया था। बस इनका आधार क्या था? भार था। और सभी के, जैसे कि R2O लिखा है, इसका मतलब क्या है? इस धातु के ऑक्साइड, और RH मतलब उसी धातु के हाइड्राइड। तो इन दोनों सभी के आधार पर यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। ठीक है। यहाँ पर जो है मेडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप थे? तो 8 थे, 1 से लेकर के 8 तक ये रोमन अक्षरों में लिखा हुआ है। कितने वर्ग थे? 8 वर्ग थे। ठीक है। और यहाँ पर आवर्त कितने हैं? 6 है। तो ये आपको याद रखना है, बस ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए इतना काफी है कि इसके आवर्त कितने थे और वर्ग कितने थे। 6 जो है यहाँ पर आवर्त हैं, ये वाला देखिए आप, वो 1 से लेकर के 6 तक के, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। मेडलीव के जो आवर्त सारणी है उसका प्रकाशन एक जर्मन मैगजीन में किया गया था 1872 में। सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र दिए हुए हैं। सेम चीज मैं बताया हूँ, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो वही चीज है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में परिचय देख लेते हैं, ताकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है। 1834 से 1907 के बीच में इनका जीवन काल है। डमित्री इवानोविच मेडलीव इनका नाम था। रूसी रसायनज्ञ मेडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव वन लाइनर फैक्ट हो गया, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। इसके साथ साथ रूसी रसायनज्ञ उद्योग और खनन के आधुनिकीकरण में उनका बहुत योगदान था। उन्होंने पेट्रोलियम की उत्पत्ति का एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। उनके द्वारा रसायन शास्त्र अध्यापन की एक नई पद्धति विकसित करने के उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप तत्वों का आवर्त सारणी को व्यवस्थित रूप मिला। ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब इनकी जो सारणी है उसकी उपलब्धियां, यानी उनका एडवांटेज या उनका अचीवमेंट, मेडलीव के आवर्त सारणी में जो उपलब्धियां हैं वो हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वालिटी है
तत्वों के अध्ययन में सहायक। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे आवर्त किसको मैंने बताया था कि ये जो है ये कुछ वर्ग है और ये आवर्त है। ठीक है, तो आवर्त में जब हम बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर एक सेकंड में कलर अलग यूज करता हूँ, 1 2 3 4 5 इस प्रकार के अलग अलग तत्व रहेंगे, तो क्रमिक रूप से इनमें परिवर्तन बढ़ते जाएगा आवर्त में। और वहीं जब वर्ग का यूज करेंगे हम, इस प्रकार से वर्ग में देखेंगे तो तत्वों के गुणों में समानता हमको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये पाया जाता है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्व के गुणों के बारे में आसानी से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है कि वर्ग के कोई भी तत्व को हम जानकारी जान लेंगे तो पूरे वर्ग की जानकारी हमको मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। नए तत्वों की खोज में सहायक। ठीक है, ये कैसे हुआ? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ जो है स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने कुछ ऐसे नए तत्वों का अस्तित्व का अनुमान लगाया था जो उस समय ज्ञात नहीं थे। उन्होंने पहले से अनुमान लगा लिया था। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में से उसके पहले आने वाले तत्व के नाम एका माने उपसर्ग लगा करके उनका नामकरण किया। जैसे कि उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम क्रमशः एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, इस प्रकार से उनका नाम रखा गया। संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। तो प्रश्न यहाँ पे यह बनता है कि कौन से संदिग्ध परमाणु के जो है भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया? तो बेरिलियम का ठीक किया गया। ठीक है, इसे त्रिसंयोजक न मानकर इसे द्विसंयोजक माना गया। याद रखना है आपको, पहले इसको कहा क्या मानते थे? त्रिसंयोजक मानते थे, लेकिन मेंडलीव ने उसे सुधारा और द्विसंयोजक मानकर उसको स्थान दिया। ठीक है, लिथियम और बोरान के बीच में इसको रखा। इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों को परमाणु भारों में भी इसी प्रकार का सुधार किया गया। तो और अन्य जो तत्व हैं इंडियम, यूरेनियम है। ठीक है, अक्रिय गैसों को स्थान। मेंडलीव के समय तक हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैस जो है खोज नहीं हुआ था, तो इसके लिए आवर्त सारणी में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं रखा था। पर जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वां स्तंभ शून्य समूह के रूप में कौन से वैज्ञानिक ने जोड़ा? तो रैमजे ने जोड़ा। तो ये नाम आपको याद रखना है कि 9वां स्तंभ किसने प्रोवाइड किया मेंडलीव के सारणी में? तो रैमजे ने। और उसमें क्या रखा? अक्रिय गैसों को रखा। ठीक है, अब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी कमियां हम देखते हैं। तो इसकी कमियों में आता है हाइड्रोजन, इसका जो स्थान अनिश्चित था। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है क्षार धातुओं के आयनों जैसे कि सोडियम, पोटेशियम की भांति H+ आयन देता था और हेलोजन के आयन के अनुसार जो है H- आयन भी बनाता है। ठीक है, दोनों क्वालिटी है उसमें H+ और H-, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 होती है तो वो 1 दे भी देता है तो धन हो जाता है, 1 ले लेता है तो वो पूर्ण हो जाता है तो ऋण भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें दोनों गुण हैं। तो इसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति थी इसके सारणी में, तो इसका स्थान अनिश्चित था। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। कुछ तत्व ऐसे रख दिए जिसको पहले भारी रख दिया फिर हल्का, जबकि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने सारणी बनाई थी। लेकिन क्या हुआ? संयोजकता के आधार पर रखे जाने के कारण जो है कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया जो मेंडलीव के नियम के अनुसार नहीं थे। जैसे कि कोबाल्ट है, परमाणु भार इसका कितना है? 58.9 और निकिल का परमाणु भार है 58.7। तो कोबाल्ट को पहले रख दिया फिर निकिल को रखा। तो ये एक इसका जो है क्या है? कमी है। समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। समस्थानिकों के लिए अब स्थान नहीं है। कोई भी तत्व है उसके कई समस्थानिक होते हैं तो उसको भी एक ही जगह में रख देना। किसी तत्व के समस्थानिकों को रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपना सारणी है वो टोटल परमाणु भार के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, परंतु मेंडलीव ने क्या किया? समस्थानिकों के लिए कोई स्थान ही नहीं दिया। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार का नियमित रूप से बढ़ना नहीं। ठीक है, मतलब कहीं पर कम बढ़ रहा है, कहीं पर ज्यादा, बीच में गैप आ गया, कहीं पर गैप ही नहीं है, इस प्रकार से। तो इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व और हमको खोजना है। ठीक है, विशेषकर जब हम भारी तत्वों के पर विचार करते हैं तो बहुत कठिनाई आती है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है 10th लेवल का है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे मोसले का जो आवर्त नियम है आधुनिक, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। ठीक है, इस लेक्चर वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगला जो पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें हम इसका रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे चैप्टर 4 का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो को डालूंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिले।